सभी हैरानी से राघवेंद्र को देख रहे थे, मगर राघवेंद्र सिर्फ मुस्कुरा रहे थे। बताइए फूफा जी, गीत ने पूछा। बताऊंगा बताऊंगा, एक बार मीत को आ जाने दो, फिर बताऊंगा। राघवेंद्र अभी भी मुस्कुरा रहे थे। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था, पता नहीं कहाँ रह गई। मुकुल ने घड़ी देखते हुए कहा, नीरजा तुम चाय बनाकर लेकर आओ, तब तक मीत आ जाएगी, फिर मैं सभी को बात बताऊंगा। राघवेंद्र के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो सभी को सोचने में डाल रही थी कि आखिर ऐसी कौन सी खबर है जो मीत के आने पर ही बताई जाएगी, और जिस बात से राघवेंद्र इतना खुश है। उधर मीत अस्पताल से निकलने ही वाली होती है कि समर्थ का कॉल आ जाता है। मिल सकती हो तुम मुझे आज अभी? समर्थ ने एकदम कहा। अभी इस समय? अभी तो लेट हो गया है, भैया का कॉल आ रहा था, जल्दी घर बुला रहे हैं। मीत ने घड़ी देखते हुए कहा। अरे यार, मैं भी तो तुमसे फुर्सत में मिलना चाहता था, ताकि मैं आराम से अपनी बात बता सकूं। मगर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई है, मुझे अर्जेंटली कोरिया जाना है। समर्थ ने कहा तो मीत हैरान रह गई। कोरिया अचानक से? सब ठीक तो है ना? मीत थोड़ा घबरा गई। हाँ सब ठीक है, मगर काम कुछ अर्जेंट है। पहले इस मीटिंग में पापा जाने वाले थे, लेकिन कुछ तबीयत ठीक नहीं है, वह नहीं जा रहे हैं। मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मुझे आज ही निकलना होगा। समर्थ ने कहा। क्या हुआ पापा को? सब ठीक है ना? मीत ने चिंतित होते हुए पूछा। कुछ नहीं मित्र, शादी में गए हुए थे, जरूरत से ज्यादा खाना खा लिया, इसलिए पेट में दिक्कत आ गई है। डॉक्टर ने उन्हें सफर बिल्कुल मना किया है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। समर्थ ने गहरी सांस ली। आपके पापा तो जयपुर में रहते हैं ना? भाई फैमिली बिजनेस है ना? मीत ने याद करते हुए कहा। हाँ मित्र, मैं यहाँ कंपनी में जॉब करता हूँ, और मम्मी पापा मिलकर हमारा फैमिली बिजनेस चलाते हैं। अगले महीने एग्जीबिशन होने वाली है, उसी के लिए कुछ डिजाइन फाइनल करनी है मुझे। एक दो कारीगरों के साथ जाना है अपनी डिजाइन दिखाने के लिए। समर्थ ने पूरी बात मीत को बताई। तो कब तक वापस आओगे? मीत ने सवाल किया। 4 दिन लग जाएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ जाने से पहले एक बार हम लोग मिल लें। जो जरूरी बात मैं तुम्हें बताना चाह रहा था, सोच रहा हूँ सरप्राइज मैं तुम्हें आज ही दे दूँ। समर्थ मुस्कुराने लगा। भाई का कॉल आ चुका है, मुझे घर निकलना होगा। 6 बज चुके हैं, मैं तुमसे मिलने आऊंगी। 8 बज जाएंगे, मैं घर पर क्या जवाब दूंगी? मीत ने असमर्थता जताई। कह देना बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर गई थी। समर्थ हंसने लगा। बस बस, जब देखो तब फालतू बात। अब मैंने इतने दिन तुम्हारा सरप्राइज नहीं सुना, तो कुछ दिन और नहीं सुनूंगी। आप आराम से कोरिया से वापस आओ, फिर बात करते हैं। देखो भाई का फिर कॉल आ गया। मीत ने फोन में देखा तो मुकुल का कॉल फिर से आ रहा था। अच्छा ठीक है, मुझे लग तो नहीं रहा कि मैं यह बात ज्यादा दिन बचा पाऊंगा। अब तुम कह रही हो तो मैं 4 दिन बाद ही बताऊंगा। बताऊंगा मैं सामने से, क्योंकि मुझे तुम्हारे एक्सप्रेशन देखने हैं। समर्थ की बात सुनकर मीत मुस्कुराने लगी। सब तो मुझे भी नहीं हो रहा है, लेकिन क्या करूं? मीत ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या बात है, आपसे भी सबर नहीं हो रहा है? समर्थ मीत की बात पर हंसा। हाँ बिल्कुल सबर नहीं हो रहा है। अरे याद आया, आपकी बात ट्यूब से हुई? मीत ने सवाल किया। हाँ, बात तो हुई उससे मेरी, मगर अभी मुलाकात नहीं हुई। समर्थ ने जवाब दिया। हाँ भाई, आज कह रहे थे कि उसके घर जाएंगे। देखते हैं क्या होता है, घर पहुंचती हूँ तब पता चलेगा कि क्या बात हुई क्या नहीं। मुझे लगा युग ने आपसे कुछ शेयर किया हो। मीत का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। हाँ बेचारा बहुत एक्साइटेड था कुछ बताने के लिए। मैं समझ गया शादी वाली बात ही बताएगा, लेकिन ये मीटिंग आ गई और मैं उससे मिल भी नहीं पाया। यू डोंट वरी, मैंने उसे नहीं बताया कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी है। बेचारे का सरप्राइज खराब हो जाता। समर्थ हंसा। बस आप बस सरप्राइज लीजिए, सरप्राइज दीजिए। आप जल्दी कोरिया से वापस आइए, और आप वापस आते टाइम मेरे लिए भी कुछ लेके आना। मीत ने बच्चों की तरह मुंह बनाया। तुम्हारे लिए क्या लाऊंगा वहां से? टेडी बियर तो यहाँ पर मिल जाते हैं। समर्थ ने मजाक बनाया। टेडी बियर से खेलते होंगे आप, मैं नहीं। कोरिया में मेकअप का सामान बहुत अच्छा मिलता है, ले आना वहां से मेरे लिए। मीत की इस फरमाइश से समर्थ हंसने लगा। मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है मेकअप के बारे में, मैं तुम्हें कॉल करूंगा। तुम पसंद करती हो ना, वो मैं ले आऊंगा। समर्थ ने कहा तो मीत खुश हो गई। ठीक है, अब भैया का कॉल आ रहा है,
मैं उनसे बात कर लूँ। और हाँ, वहाँ पहुँचकर मुझे भूल मत जाना। मैसेज करते रहना जैसे ही टाइम मिले। मीत की इस बात में एक अधिकार था, एक अपनापन था। बिल्कुल भी नहीं सरकार, मैं आपको बिल्कुल नहीं भूलूंगा। समय समय पर आपको कॉल और मैसेज करता रहूंगा। तब तक आप मेरा और मेरे सरप्राइज का वेट कीजिए। समर्थ ने कहा तो मीत का मन भर आया। समर्थ के दूर जाने का एहसास उसे अंदर से कचोट रहा था। उसका मन कर रहा था कि उससे कह दे कि वह उससे दूर ना जाए, या उसे भी अपने साथ ले जाए। यह शहर उसके बिना सूना लगेगा। जल्दी वापस आना, मीत ने बस इतना कहा। हमको रोज ही खींच लाई शहर के सहराओं में, फूल तितली एक लड़की रह गई सब गांव में। आस औरत के सफर में याद आता है वो पल, अपना दिल रखा था हमने जब किसी के पाँव में। समर्थ के मुंह से ये पंक्तियां मीत को किसी गुलदस्ते से कम नहीं लगी। और जब समर्थ ने कहा जल्दी वापस आऊंगा, तो मीत को ऐसा लगा जैसे कोई उसका कलेजा अपने साथ लिए जा रहा है। रात के 8 बज चुके थे, समर्थ की फ्लाइट थी। वो एयरपोर्ट पर पहुंच चुका था। वहां पहुंचकर पता चला कि फ्लाइट कुछ घंटे डिले है, इसलिए वह कैफे एरिया में चला गया। थोड़ी देर बैठने के बाद युग का कॉल आता है। तुम यार, तुम्हारा तो कोई अता पता नहीं है, पता नहीं कहाँ गायब रहते हो। युग का लहजा शिकायती था। अरे यार, बहुत बिजी हो गया यार, सॉरी सॉरी, कहते हुए समर्थ ने अपनी जीभ को दांतों तले दबा लिया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसने उससे मिलने का वादा किया था और अब उसे बिना बताए वह कोरिया जा रहा है। क्या सॉरी? मैंने तुझे कहा था ना कि मैं तुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, लेकिन तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है सुनने का। युग गुस्से में था। तुम्हारा गुस्सा जायज है मेरे यार, लेकिन क्या करूँ, अचानक से ही काम आ गया है। पापा का कॉल आ गया, कोरिया जाना है, अर्जेंट मीटिंग है। समर्थ को पता था कि यह बात सुनते ही युग उस पर भड़क उठेगा, और वैसा ही हुआ। क्या तुम कोरिया जा रहे हो? और यह बात तुम मुझे अब बता रहे हो? कब जाना है तुम्हें? अभी, एक्चुअली मैं एयरपोर्ट पर ही बैठा हूँ। समर्थ को पता था कि अब युग का गुस्सा भड़केगा। वाह वाह, क्या ही कहने इनके। नए दोस्त क्या मिल गए, ये तो हमें ही भूल गए। पक्का उस डॉक्टर को तुमने बता दिया होगा कि तुम कहाँ जा रहे हो, कब जा रहे हो, कितने दिन के लिए जा रहे हो। युग ने भी बहुत चढ़ाई। उसका फोन आ गया था अभी अभी, इसलिए मैंने उसे बता दिया, वरना मैं तुम्हें ही सबसे पहले बताने वाला था। समर्थ ने सफाई दी। बस बेटा बस, अब तुम कोरिया जाओ चाहे लंदन जाओ, मुझे तुम फोन मत कर देना। अब बात तो कतई मत करना। युग का गुस्सा चरम पर था। अरे मेरे भाई, मेरे यार, तू गुस्सा मत हो, वैसे भी 3-4 दिन के लिए जा रहा हूँ। गुस्सा मत करना, मेरा काम में मन नहीं लगेगा। समर्थ ने उसे मनाने की कोशिश की। मैं तुम्हारी मीठी मीठी बातों में बिल्कुल भी नहीं आने वाला। सोच रहा था कि तुम्हें सरप्राइज दूंगा, अब बिल्कुल नहीं दूंगा। एक लड़की पसंद की है घर वालों ने। मैंने सोचा था तुझे फोटो दिखाकर तुझसे सलाह लूंगा, लेकिन अब बिल्कुल कोई सलाह नहीं लूंगा। मैं खुद हाँ कर दूंगा। युग ने झूठ मूठ का गुस्सा दिखाया। अब ये हाँ करने की वजह से मुझसे नाराजगी तो मुझे नहीं लग रही है। लगता है जनाब को लड़की कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है, इसलिए मेरी सलाह का इंतजार नहीं हो रहा है। समर्थ ने युग को छेड़ा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि एक झलक किसी को देख लिया तो पगला गए उसके पीछे। अभी थोड़ा मिलने दो, बातचीत आगे होने दो, तब बताऊंगा लड़की कैसी है। इतनी जल्दी नहीं हाँ करने वालों में मैं। युग मुस्कुराने लगा। तो कब मिलने जा रहे हो उससे? समर्थ ने सवाल किया। उसके भाई का कॉल आएगा, इसलिए तो मैं तुम्हें फोन किया कि तुम भी साथ चलो, मेरे साथ लड़की देखे आओ। युग उदास हो गया। मैं बिल्कुल चलता यार, मगर मैं क्या करूं, इतना इम्पोर्टेंट काम आ गया, मुझे जाना पड़ रहा है। मुझे तो दोनों बिजनेस देखने पड़ते हैं, घर वाला भी और यहाँ वाला भी। राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने के लिए इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। समर्थ ने अपनी मजबूरी बताई तो युग का मन थोड़ा पिघल गया। अच्छा ठीक है, माफ कर रहा हूँ। इस बार माफ कर रहा हूँ, अगली बार माफ नहीं करूँगा। मैं तुम्हें लड़की की फोटो भेज रहा हूँ, देख कर बताना कैसी है। युग बहुत उत्साहित था। तुम्हारा उत्साह बता रहा है कि लड़की बहुत अच्छी है। मैं बिना देखे ही हाँ बोल रहा हूँ। समर्थ हंसने लगा। अच्छा ठीक है, मैं व्हाट्सअप कर रहा हूँ, तू देख, कहते हुए युग ने समर्थ को गीत की फोटो व्हाट्सअप कर दी। समर्थ ने व्हाट्सअप खोला, मगर उस समय नेटवर्क इतना कम था कि फोटो डाउनलोड ही ना हो सकी। बता लड़की कैसी है, अच्छी है ना, प्यारी है ना?
युग चहका। सबर कर, फोटो तो खोलने दे। समर्थ हंसा। अबे जल्दी बता। युग ने फिर कहा तो समर्थ हंसने लगा। देख रहा हूँ मेरे भाई, समर्थ हंसा। समर्थ बस लगातार बात कर रहा था। फोन उसके हाथ में था, फोटो लगभग डाउनलोड हो चुकी थी। इतने में किसी का धक्का लगा और बर्ड्स और फोन दोनों ही समर्थ के हाथ से छूट गए। समर्थ ने फोन उठाकर देखा तो उसे गहरा धक्का लगा। फोन की स्क्रीन क्रैश हो चुकी थी। उस पर हरी नीली आड़ी तिरछी लाइन आ रही थी और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने बड्स उठाकर कान में लगा लिए। बताना कैसी लग रही है? युग ने फिर सवाल किया। बहुत अच्छी लग रही है, बहुत खूबसूरत है। तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। उस नीली पीली स्क्रीन को देखते हुए समर्थ ने हंसते हुए कहा, मुझे पता था कि तुम्हें बहुत पसंद आएगी। हम दोनों की पसंद है ही इतनी अच्छी। अब तुम आराम से जाओ और वहां पहुंचकर मुझे कॉल करना। युग ने कहा और हंसते हुए फोन काट दिया। समर्थ से हरी झंडी मिलते ही युग की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसे खुद गीत बहुत पसंद आई थी। उसकी सादगी उसे अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। वह फोन को सीने से लगाकर गीत से हुई मुलाकात के बारे में सोचने लगा। इधर समर्थ अपना फोन लिए हंस रहा था अपनी फूटी किस्मत पर। अब उसे बता देता कि फोन स्क्रीन चटक गई है तो मुझ पर और गुस्सा करता, मेरी लापरवाही पर और कसीदे पड़ता। अब उसे क्या बताऊं? उसकी ख्यालों की मलिका को मैं देख भी नहीं पाया। अब इस स्क्रीन का मैं क्या करूं? थोड़ी देर में फ्लाइट टेक ऑफ होगी। अजीब मुसीबत है यार। किसी को कॉल भी नहीं कर सकता। इसमें नंबर भी नहीं दिख रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि हंसूं या रोऊं। समर्थ ने मुट्ठियां भींचते हुए कहा। उसके कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया और कहा, आप समर्थ राय सिंह हैं? समर्थ ने मुड़कर देखा तो एक 30-32 साल का युवक खड़ा था। उसके बाल घुंघराले थे, आंखें काली और कदकाठी से सुडौल रंग का गोरा था। जी हाँ, समर्थ ने उस अनजान चेहरे को गौर से देखकर जवाब दिया। मुझे लगा ही था, मैं बहुत देर से आपको ही देख रहा था। युवक मुस्कुराने लगा। जी, आप? समर्थ उसे पहचानने की कोशिश करने लगा। लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। जीएसएम स्कूल 9th बी का वह मोटा सा लड़का जिसके लिए आप अपने दोस्तों से लड़ गए थे। कुछ याद आया? उस युवक ने समर्थ को जानी पहचानी नजरों से देखा तो समर्थ को कुछ धुंधला सा याद आया। अर्चित, अर्चित वाजपेयी। समर्थ ने उसे सवालिया नजरों से देखा। जी हाँ, अर्चित वाजपेयी, वही जिसे आप हमेशा बचाया करते थे। वह युवक मुस्कुराया। समर्थ उसे गौर से देखने लगा क्योंकि जिस अर्चित को वह जानता था वह बहुत ही मोटा और गोल मटोल था और सामने खड़ा शख्स बहुत ही हष्ट पुष्ट था। समर्थ उस चेहरे को गौर से देखकर पहचानने लगा। ऐसे मत देखिए मुझे, मैं वही मोटू सा अर्चित हूँ। वह लड़का यानी अर्चित हंसने लगा। उसे देख समर्थ के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। ओ माय गॉड, व्हाट ए ट्रांसफॉर्मेशन! समर्थ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। मैं खुद की पुरानी फोटो देखता हूँ तो मैं खुद को नहीं पहचान पाता हूँ। आपका आश्चर्यचकित होना जायज है, अर्चित ने हल्के भाव में कहा। व्हाट ए सरप्राइज! यहाँ अचानक कैसे तुम तो आगरा में रहते थे ना? अपने दिमाग पर जोर डालते हुए समर्थ ने कहा। याददाश्त काफी अच्छी है आपकी। हाँ जी, मैं आगरा में ही रहता था, लेकिन मेरा यहाँ ट्रांसफर हुआ है। नई पोस्टिंग यहाँ इसी शहर में है। अर्चित ने कंधे उचकाते हुए कहा। अच्छा, पोस्टिंग क्या करते हो तुम? समर्थ ने सवाल किया। लोगों की धड़कनें बढ़ाता हूँ, आंख मारते हुए अर्चित ने कहा। मतलब? डॉक्टर हूँ। जीएसएम कॉलेज का मोटू अब डॉक्टर अर्चित वाजपेयी बन चुका है। कहते हुए अर्चित ने कंधे उचकाए। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई तुम्हें। मुझे बहुत खुशी हुई तुम में यह नया बदलाव देखकर। फिजिकली और प्रोफेशनली दोनों तरह से यू रॉक। समर्थ ने अर्चित के कंधे को थपथपाते हुए कहा। थैंक यू सो मच सर। मैं बहुत देर से आपको देख रहा था, लेकिन आप बिल्कुल भी नहीं बदले। जैसे आप 18 साल पहले थे, बिल्कुल वैसे ही हैं, फिट और स्मार्ट। अर्चित ने कहा तो समर्थ हंसने लगा। तो तुम्हारी मक्खन लगाने की आदत अभी भी नहीं गई? जो भी हो, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अब तो तुम मेरे शहर में आ गए हो तो मोस्ट वेलकम। फिलहाल तो मैं एक इंटरनेशनल ट्रिप पर जा रहा हूँ। वापस आते ही तुमसे मिलूंगा। समर्थ ने घड़ी देखते हुए कहा, जो कि फ्लाइट टेक ऑफ का इशारा कर रही थी। बिल्कुल सर,
आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए ताकि हम दोनों कॉन्टैक्ट में रहें। अर्चित ने अपना फ़ोन निकाला तो समर्थ को अपने टूटे हुए फ़ोन की याद आ गई। ओह सेठ, मैं तो भूल ही गया कि मेरे फ़ोन की स्क्रीन खराब हो गई है। मुझे तो घर पर फ़ोन करके बताना था कि मेरा फ़ोन खराब हो चुका है। अब कोरिया पहुंचकर फ़ोन ठीक कराऊंगा और इंटरनेशनल सिम लूंगा, तभी घर पर बात हो पाएगी। लेकिन तब तक ये सब परेशान हो जाएंगे। समर्थ ने अपने फ़ोन की स्क्रीन को मायूसी के साथ देखते हुए कहा, डोंट वरी सर, आप मेरे फ़ोन से कॉल कर लीजिए। आपको आपके घर का नंबर याद है तो कॉल करके बता दीजिए उन सबको। अर्चित ने सलाह दी। थैंक यू अर्चित, मुझे इस समय इसकी बहुत ज़रूरत थी। मुझे पापा का और ताऊ जी का दोनों का नंबर याद है, दोनों को बता देता हूँ, क्योंकि वहां पहुंचकर मैं सब मैनेज कर लूंगा। समर्थ ने अर्चित के लिए कृतज्ञता प्रकट की। उधर मीत घर पहुंच चुकी थी। उसने देखा कि सभी लोग एक साथ बैठे हुए हैं और समझ गई कि कोई बहुत ही जरूरी बात है, और उस बात का केंद्र बिंदु मीत है, क्योंकि सभी उसकी ओर बहुत ही गौर से देख रहे थे। क्या बात है, आप सब मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? बैग रखते हुए मीत ने कहा। इसे घूरना नहीं, देखना कहते हैं। मुकुल उसके पास आया और प्यार से उसके कंधे पर अपना हाथ रख दिया। लगता है मुझे फंसाने की कोई नई प्लानिंग हो चुकी है। मीत ने मुकुल का हाथ हटाया। तुम्हें तो हम सब तुम्हारे दुश्मन लगते हैं। तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारा भला सोच ही नहीं सकते, नीरजा ने तुनकते हुए कहा। अरे जीजी, अभी अभी बेचारी थकी हुई आई है, उसे थोड़ा आराम से बैठने दो। गीत की माँ मीत के पास गई और उसे प्यार से देखने लगी। अभी मक्खन लगाना बंद कीजिए आप लोग, बताइए क्या बात है, क्योंकि आप लोगों के एक्सप्रेशन से ये दरिया दिली मुझे बता रही है कि कोई बात है जो आप लोगों के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे लिए थोड़ी शॉकिंग हो सकती है। मीत को उन सबके एक्सप्रेशन को समझते हुए देर नहीं लगी। मैंने कहा था ना, मेरी बिटिया बहुत होशियार है, मेरी मिठू सब समझ जाती है। राघवेंद्र ने उसे बहुत गर्व के साथ देखा तो मीत मुस्कुराने लगी। इन सब में केवल गीत ही चुपचाप थी, क्योंकि वह जानती थी कि जो बात उसके घर वाले करने वाले हैं, उसे सुनने के बाद मीत का पारा चढ़ने वाला है। आप बैठो यहाँ शांति से, चाय पियोगी या बात सुनोगी पहले? मुकुल ने सोफे पर बिठाते हुए मीत से सवाल किया। नो डाउट, मैं सबसे पहले बात सुनना चाहती हूँ। उसके बाद मुझे पता लगेगा कि कुछ खाने लायक मुझे छोड़ा है या नहीं। तो शुरू हो जाइए। कौन बताएगा मुझे पहले, मम्मी, मामी, मामा जी या पापा आप? मीत ने बारी बारी सबको देखा। कोई नहीं बताएगा, मैं बताऊंगा, मुकुल मीत के सामने बैठते हुए कहा। तो फिर शुरू हो जाइए। मीत ने गहरी सांस ली। मैं आज युग से मिला था। मुझे उसका परिवार और वह बहुत ही अच्छा लगा। उसे मिलने के बाद मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैं उससे पहली बार मिल रहा हूँ। बहुत ही सुलझा हुआ और हंसमुख लड़का है। परिवार वाले भी बहुत अच्छे हैं। मुझे गीत के लिए वह लड़का बहुत पसंद है। मुकुल की यह बात सुन मीत की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी पता किया है, वह लड़का बहुत अच्छा है, परिवार भी बहुत अच्छा है, हमारी गीत के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मीत चहक उठी। आज तो बहुत छोटी सी मुलाकात थी, उनके घर वालों ने हमें फिर बुलाया है। एक बार बैठकर आमने सामने मैं, पापा, फूफा जी सब लोग बात कर लें, फिर इन दोनों की मुलाकात करवा दें। अगर सब कुछ सही रहता है तो बात आगे बढ़ाई जाए। मुकुल राघवेंद्र की ओर इशारा किया ताकि आगे की बात वह कह सकें। तो फिर दिक्कत क्या है? मीत ने सवाल किया। दिक्कत यह है कि गीत का कहना है कि शादी वह तुम्हारी शादी के बाद ही करेगी। तुम रजामंदी दो, तभी कुछ हो पाएगा, राघवेंद्र जी ने धीरे से कहा। पापा, मैंने कब मना किया है शादी के लिए? जैसे ही कोई सही लड़का मिल जाएगा मैं हाँ कर दूंगी। तब तक आप गीत की शादी तक तो कर दीजिए। मीत ने बहुत बेफिक्री के साथ जवाब दिया। मिल जाएगा नहीं, तुम्हारे लिए सही लड़का मिल चुका है। रिश्ता कुछ चलकर हमारे पास आया है, राघवेंद्र ने खुशी के साथ मीत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। तो मीत सन रह गई। समर्थ फ्लाइट में बैठ चुका था। उसके हाथ में एक फोन था जो उसका तो नहीं था। उसे देखकर समर्थ मुस्कुरा रहा था। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सही टाइम पर अर्चित मुझे मिल गया और उसने अपना एक एक्स्ट्रा फोन मुझे दे दिया। अब कोरिया पहुंचते ही सबसे पहले इंटरनेशनल सिम लूंगा और सबसे बात करूंगा। तब तक अपनी सिम इसमें डालकर मैं सबके नंबर इसमें कॉपी कर लेता हूँ। ना तो मुझे युग का नंबर याद है और ना ही डॉक्टर शर्मा का। 4-5 दिन से कांटेक्ट ना हो पाया
तो ये लोग तो पृथ्वी उलट पुलट कर देंगे। अर्चित के पास एक आईफोन और एक एंड्रॉयड फ़ोन था। समर्थ का फ़ोन खराब होने पर उसने अपना एंड्रॉयड फ़ोन उसे दे दिया था। समर्थ ने लेने से बहुत मना किया था, लेकिन वह नहीं माना। उसने समर्थ का फ़ोन भी ले लिया था कि वह उसे केयर सेंटर पर डाल देगा। जब समर्थ वापस आएगा तो अपना फ़ोन उठा लेगा। फ्लाइट भी टेक ऑफ होने वाली थी और समर्थ के पास दूसरा कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने उसका फ़ोन रख लिया था। फिर 4-5 दिनों की ही बात थी और अर्चित से उसकी पहचान भी काफ़ी पुरानी थी। अपनी सिम तो मैंने पर्स में रखी थी, अब इसमें डाल देता हूँ। 4-5 दिनों में मेरा फ़ोन भी ठीक हो जाएगा और तब तक मैं वापस भी आ जाऊंगा। ये सोचते हुए समर्थ ने अपने पर्स में हाथ डाला और सिम को टटोलने लगा। तब उसे एहसास हुआ कि सिम तो उसके पर्स में है ही नहीं। ओह नो! लगता है कि सिम भी कहीं गिर गई है। हे भगवान! कांड पर कांड हो रहा है मेरे साथ। पहले फ़ोन खराब हुआ, अब सिम खो गई। मुझे तो किसी के नंबर भी याद नहीं है, सिर्फ पापा का और ताऊ जी का याद है। उन्हें तो मैं बता ही दिया था कि फ़ोन खराब हो गया है, वह तो चिंता नहीं करेंगे। लेकिन युग और डॉक्टर मितिका का क्या? मैं उन्हें कैसे बता पाऊंगा कि मैं कब वापस आ रहा हूँ? ये सोचते हुए समर्थ ने अपना माथा पकड़ लिया। उधर अर्चित को लेने हॉस्पिटल से गाड़ी आई हुई थी। उसे जिस हॉस्पिटल का नया चार्ज मिलने वाला था, वहाँ का स्टाफ उसे लेने आया था। स्टाफ उसके स्वागत में बुके लेकर खड़ा था। अर्चित बुके लेकर गाड़ी में बैठा तो उसने अपने जूते में लगी च्युइंगम को देखा। उसने अपने दूसरे जूते से उसको निकालने की कोशिश की तो देखा कि उस च्युइंगम में छोटी सी सिम चिपकी हुई है। अपने पॉकेट से रुमाल निकालकर उसने उस च्युइंगम से सिम को निकाला। है किसकी सिम ये? अर्चित ने उसे देखा और अपने रुमाल में ही दबाकर पॉकेट में रख लिया। सोचा इसको बाद में देख लेगा। उस समय अर्चित भी इस बात से अनजान था कि यह सिम किसी और की नहीं बल्कि समर्थ की है, जो गलती से उस समय वहां गिर गई थी और चिंगम के एक बहुत छोटे से टुकड़े से उसके जूतों में चिपक गई थी। उधर मीत हैरान थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहे तो क्या कहे। उसने तो अपनी जिंदगी को समर्थ के साथ सोच लिया था और पापा उसके सामने रिश्ते की बात कर रहे हैं। लड़का? कैसा लड़का? मीत ने सवाल किया। तुम सुनोगी तो खुशी से उछल पड़ोगी। इतना अच्छा रिश्ता आया है। नीरज ने भी पास बैठते हुए कहा। हाँ बेटा, किस्मत हमारे दरवाजे पर खुद चलकर आई है। हमारी कंपनी के मालिक भुवन राय सिंह ने खुद अपने भतीजे के लिए तुम्हारा हाथ मांगा है। राघवेंद्र के मुंह से इतना सुनते ही मीत भौचक्की रह गई। उन्होंने अपने भतीजे का रिश्ता मेरे लिए? लेकिन क्यों? मीत एकदम खड़ी हो गई। उनके भतीजे ने तुम्हें देखा है और उसे तुम बहुत पसंद आई और वह लोग हमारे परिवार के बारे में भी जानते हैं। यहाँ तक कि उनका भतीजा मेरे साथ ही काम करता है। कंपनी में 50% की हिस्सेदारी है उसकी, लेकिन फिर भी एक साधारण कर्मचारियों की तरह काम करता है, मेरे जूनियर के तौर पर। जमीन से जुड़े लोग हैं, इसलिए उनको अपने परिवार के लिए हमारी नींद पसंद आ गई। राघवेंद्र के चेहरे पर एक गौरवान्वित मुस्कान उतर आई। हमारी नींद है ही बहुत अच्छी, उसे तो अच्छा जीवन साथी मिलना ही था। और देखो, भगवान ने जोड़ी भी कैसी मिलाई। बिल्कुल वैसा ही लड़का जैसा मीत को चाहिए था। कविता मामी ने मीत के सर पर हाथ फेरा। सभी खुश नजर आ रहे थे, लेकिन मीत के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने घर वालों को क्या बताए। उसने धीरे से गीत की ओर देखा। गीत भी उसकी मनोदशा को समझ रही थी, इसलिए वह ज्यादा खुश नजर नहीं आ रही थी। अब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है ना शादी से? उन्होंने अपनी तरफ से रिश्ता भेजा है। इससे अच्छा रिश्ता तुम्हारे लिए हो ही नहीं सकता है। भगवान ने हमारी सारी मनोकामनाएं सुन ली। नीरजा ने भगवान का धन्यवाद देते हुए कहा। मैं तो कहता हूँ परसों हम लोग जा रहे हैं युग के घर। साथ ही साथ मीत की भी बात फाइनल कर दें। नीरज ने सुझाव दिया तो सब उससे सहमत लगे। मीत को उस समय कुछ नहीं सूझा। उन सबके खुश चेहरों को देखकर उसमें हिम्मत ही नहीं हुई ये कहने की कि वो अपना जीवन साथी पहले ही चुन चुकी है। किसी और को वह जगह देने के सवाल ही पैदा नहीं होता। अपने अंदर उठ रही भावनाओं के समुंदर को उसने अपनी आंखों से बह जाने दिया और एकदम वहां से भाग गई। मीत का वहां से इस तरह चले जाना किसी की समझ में नहीं आया। अरे, इसे क्या हुआ है? नीरजा ने कहा। मैं देख कर आता हूँ, मुकुल ने कहा। मैं भी आती हूँ भैया।
गीत भी उसके साथ चलने को हुई। पूरा परिवार मीत के वहां से अचानक चले जाने से आशंकित हो उठा। उन सभी के चेहरे पर एक उदासी आ गई। उन्हें लगा तो यह था कि रिश्ता मीत को भी पसंद आएगा और वह खुशी खुशी हाँ कर देगी, लेकिन उसका वहां से चले जाना यह बता रहा था कि उसे यह रिश्ता पसंद नहीं है। मीत ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और अपनी दोनों हथेलियों को अपने सिर पर रखते हुए वह सोच में पड़ गई कि उसके साथ हो क्या रहा है। जहाँ एक और उसके मन में समर्थ के लिए भावनाएं जन्म ले चुकी थीं, वहीं दूसरी ओर अपने परिवार को इतना खुश देखकर उन्हें समर्थ के बारे में बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं। समर्थ भी नहीं है जो मैं कॉल करके पूछ सकूं। सब लोगों के चेहरे पर इतनी खुशी देखकर मुझे डर लग रहा है। हिम्मत ही नहीं हो रही है अपना सच बताने की। मीत ये सब सोच ही रही थी कि मुकुल अंदर आया। क्या हुआ? किस बात से इतना परेशान हो गई तुम? मुकुल ने आते ही पूछा। भैया वो। मीत हड़बड़ा गई। क्या बात है? बहुत परेशान लग रही हो। देखो, तुम्हें शादी को लेकर डरने की जरूरत नहीं है। लड़का बहुत अच्छा है, फूफा जी के साथ कुछ टाइम से काम भी कर रहा है और वह उसे बचपन से जानते हैं। भुवन सर तो कितने अच्छे हैं। बैठते हुए मुकुल ने कहा। बहुत समृद्ध लोग हैं, इतने बड़े घर से मेरा रिश्ता आना। भैया बोलो, मुझे क्यों चुनेंगे? मेरे जैसी तो हजारों लड़कियां लाइन में होंगी। मीत ने एकदम से कहा। हीरे की परख जौहरी को ही होती है। जिनके पास सब कुछ होता है ना, रुपया पैसा ऐशो आराम, उन्हें फिर अच्छे इंसानों की तलाश होती है। और ये तलाश कब कहाँ किस तरह से पूरी हो, कोई नहीं जानता। उन्हें तुम पसंद आ गई, हम सबके लिए यही बहुत खुशी की बात है। मुकुल ने उसे बेहद प्यार से समझाया। लेकिन भैया, मीत सकचा गई। क्या हुआ मीत, कुछ कहना चाहती हो? मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में बहुत ही शंकाएं होंगी। हम एकदम से कोई फैसला नहीं लेंगे। मुकुल ने मीत का हाथ थामते हुए कहा, तो पाया उसका हाथ बेहद ठंडा था। भैया मैं। गीत की आंखों के सामने समर्थ का चेहरा आने लगा। बोलो बच्चा, क्या बात है? इतना नर्वस क्यों हो? कुछ और बात है क्या? मीत के हाथ को देखते हुए मुकुल ने सवाल किया। तो मीत मन में ठान चुकी थी कि अब वह समर्थ के बारे में मुकुल को सब कुछ बता देगी। भैया मैं किसी किसी और से। मीत इतना ही कह पाई कि वहां गीत आ गई और उसने मीत की बात को बीच में ही काट दिया। तुम्हारी शादी तुमसे बिना परमिशन के कोई नहीं कर देगा। कोई जबरदस्ती नहीं होगी। क्यों इतना परेशान हो रही हो? गीत ने आते ही मीत को इशारे से चुप रहने को कहा। बोलो मीत, तुम कुछ कह रही थी। मुकुल वापस उसी बात पर आया। मुझे थोड़ा टाइम दीजिए भैया। मैं एकदम से कोई फैसला नहीं ले सकती। मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। मीत ने गीत का इशारा समझ बात को बदल दिया। बिल्कुल, तुम्हारी पूरी जिंदगी का सवाल है, इसलिए तुम्हें जितना टाइम चाहिए उतना तुम लो। लेकिन जो भी फैसला लेना, सारी बातों को ध्यान में रखकर लेना। और तुम जो फैसला लोगी, हम सबको वह मंजूर होगा। कोई तुमसे सवाल नहीं करेगा। मुकुल ने बेहद विश्वास के साथ कहा। भैया, आप परेशान मत हो। मैं इससे बात करती हूँ। तब तक आप जाइए। बुआ जी आपके लिए खीर बनाकर रखी थी। बातों के चक्कर में आपने वह खाई नहीं। गीत मीत के पास ही बैठ गई। हाँ, वह मैं खा लूंगा। तुम और मीत तब तक बात करो, और हाँ, तुम भी सोच समझ लो। परसों में पापा और फूफा जी तीनों लोग जाएंगे युग के घर। उससे पहले अगर तुम्हें अपना फैसला बदलना है तो तुम बदल सकती हो। मुकुल ने गीत को भी समझाया। जी भैया। गीत ने हामी से रिलाया। मुकुल वहां से चला गया। मुकुल के जाने के बाद गीत ने अच्छे से दरवाजा बंद किया और मीत के पास आकर बैठ गई। वह समझ गई थी कि मीत के मन में किसी और के लिए जगह है, जिस वजह से वह कशमकश में है। मैं तुम्हारी सिचुएशन को समझ सकती हूँ। इस समय तुम बहुत कंफ्यूज हो, लेकिन यह समय जल्दीबाजी से फैसला लेने का नहीं है। तुम्हारे चेहरे को देखकर मैं सब बता सकती हूँ कि तुम उस लड़के को लेकर सीरियस हो। गीत का इशारा समर्थ की ओर था। इसके बारे में मीत ने कुछ दिन पहले थोड़ा बहुत बताया था। मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ गीत। मैंने अपने मन में समर्थ के लिए एक बहुत खास जगह रखी है। मैं वही जगह किसी और को नहीं दे सकती। ये कहते हुए मीत के चेहरे पर दुख की एक रेखा उभर आई। तो क्या उसके दिल में भी तुम्हारे लिए वही जगह है? गीत ने एकदम से सवाल किया। मतलब? मीत ने उसे हैरानी से देखा। क्या तुम इस बात के लिए श्योर हो कि वह भी तुमसे उतना ही प्यार करता है जितना तुम करती हो? गीत ने एक वाजिब सवाल किया।
प्यार का मैं नहीं जानती कि मैं उससे प्यार करती हूँ या नहीं, लेकिन हम दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता है, एक ऐसा कनेक्शन है जिससे मैं उससे इस तरह से जुड़ चुकी हूँ कि मैं ताउम्र उसका साथ चाहती हूँ। अब दोस्ती है प्यार है मुझे खुद नहीं पता, बस मैं इतना जानती हूँ वह मेरे लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। मीत ने समर्थ के बारे में सोचते हुए कहा, मीत मुझे तुम्हारी पसंद पर पूरा भरोसा है, लेकिन यहाँ सवाल पूरी जिंदगी का है। अगर तुमने किसी लड़के को चुना है तो जाहिर सी बात है तुम उसके बारे में बिल्कुल श्योर होगी, लेकिन क्या उसने कभी तुमसे कहा है कि वह तुमसे प्यार करता है या जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाएगा? घर वालों को उसके बारे में बताने से पहले उसकी फीलिंग्स को जानकर उसके साथ श्योर हो जाओ। गीत ने मीत के दोनों हाथों को अपने हाथ में थाम लिया। गीत की यह बात सुन मीत सोच में पड़ गई। वह समर्थ के साथ बिताए सारे पलों के बारे में सोचने लगी, जहां समर्थ ने उसे कभी यह नहीं कहा था कि वह उससे प्यार करता है, लेकिन उसकी बातों में प्यार का एक इशारा था। मीत इस बात से अनजान थी कि वह इशारा उसकी ओर नहीं था। क्या हुआ कि सोच में पड़ गई तुम? गीत ने मीत के कंधे पर हाथ रखा तो मीत मानो नींद से जागी हो। हम दोनों के बीच इस बारे में कभी कोई बात नहीं हुई, मगर मुझे भी यही लगता है कि वह भी मुझसे प्यार करता है। मीत ये बात कहते हुए असमंजस में पड़ गई थी। लगे में और होने में बहुत फर्क होता है मीत। मैं ये नहीं कह रही कि तुम जो सोच रही हो गलत है, लेकिन पूरी जिंदगी के फैसले लेने के लिए श्योर होना पड़ता है। फूफा जी जो रिश्ता लेकर आए हैं वो रिश्ता मना करने के लिए तुम्हारे पास एक ठोस वजह होनी चाहिए। तुम्हारा अपना पक्ष पूरा मजबूत होना चाहिए। मैं तो तुम्हें यही सलाह दूंगी, सबसे पहले तुम समर से बात करो, बिल्कुल साफ साफ उससे कहो। उसके बाद मैं, मुकुल भैया, हम सब तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन सिर्फ ऐसे अंदाजे के ऊपर अपनी जिंदगी के साथ रिस्क मत लो। जितने बेहद सदे शब्दों में यह बात कही तो मीत को उसकी बात सही लगी। शायद तुम ठीक कह रही हो, मैं समर से बात करूंगी इस बारे में, लेकिन वह इस समय यहाँ नहीं है और 4-5 दिनों के लिए कोरिया गया हुआ है। तब तक मैं पापा को कैसे समझाऊंगी? मीत सोच में पड़ गई। उसकी चिंता तुम बिल्कुल मत करो। सबको क्या बताना है क्या समझाना है वह सब तुम मुझ पर छोड़ दो। आई प्रॉमिस, 4-5 दिन तक तुम्हारे सामने कोई भी शादी की बात नहीं करेगा, लेकिन तुम्हें भी मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि इसके बाद तुम अपना फैसला ले चुकी होगी, और फैसला भावनाओं में बहकर नहीं लेना, सारी बातों को सोच समझ कर लेना है। गीत के इतना कहते ही मीत ने उसे गले से लगा लिया। समर्थ कोरिया में बहुत परेशान था। उसकी सिम खो जाने की वजह से उसका किसी से भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। इंटरनेशनल सिम लेने के बाद उसने सिर्फ अपने पापा से ही कांटेक्ट कर पाया। पापा से तो बात हो गई है, लेकिन बाकी सबसे मैं कैसे बात करूंगा? एक नाराज हो जाएगा, और डॉक्टर शर्मा, उनका तो पूछो मत। तो इंतजार कर रही होंगी कब मैं शॉपिंग करने जाऊंगा, कब वीडियो कॉल करके उन्हें दिखाऊंगा। 4 दिन तक किसी से कोई बात नहीं हो पाएगी। समर्थ उस एंड्रॉयड फोन को देख रहा था। इस समय उसे अपने फोन और अपनी सिम की बहुत याद आ रही थी। एक काम करता हूँ, अपनी तरफ से ही कुछ ले जाता हूँ। उसे कुछ ना कुछ तो पसंद आ ही जाएगा, और शायद वह भी समझ जाएगी कि मैं कोरिया में हूँ। काम में बिजी था इसलिए कांटेक्ट नहीं कर पाया। रही यू की बात तो ताऊ जी के जरिए उसे पता चल जाएगा। मुझे फिलहाल उस काम पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जिस काम के लिए मैं यहाँ आया था, क्योंकि यहाँ मैं चूक गया तो फिर नेशनल एग्जीबिशन से बाहर हो जाएंगे। आखिर इतने सारे बुनकरों की मेहनत को मुझे अंतर्राष्ट्रीय पहचान जो दिलानी है, तो बेटा समर्थ 4 दिन के लिए डेडिकेटेड होकर काम कर ले। अपने मन को समझाते हुए समर्थ ने स्थिति को स्वीकार कर लिया। उधर गीत ने सबको समझा दिया था कि मीत अभी थोड़ा नर्वस है, और वह इस बात को लेकर खुद को आश्वस्त नहीं कर पा रही है कि इतने बड़े घर का रिश्ता उसके लिए आखिर आया ही क्यों। इसलिए हम सबको उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए। मुझे तो इस लड़की के नखरे ही नहीं समझ में आते। इतना अच्छा रिश्ता आया है, फिर भी इसे सोचने के लिए टाइम चाहिए। मीत की माँ किचन में काम करते हुए बड़बड़ा रही थी। बुआ जी, आप क्यों चिंता कर रही हो? आप तो जानते हो ना कि हमारी मीत थोड़ी अलग स्वभाव की है। कुछ चीज़ों को इतनी जल्दी स्वीकार नहीं करती है, लेकिन जब भी स्वीकार करती है तो हमेशा उनका साथ निभाती है। गीत ने नीरजा को समझाया। गीत बिल्कुल सही कह रही है। वैसे भी भुवन सर ने हमें आराम से फैसला लेने को कहा है। उन्होंने कोई जल्दीबाजी नहीं की है। कहा कि बिटिया से आराम से बात कीजिए। आप भी इतना परेशान मत होइए। राघवेंद्र जी नीरजा को समझाते दिखे।
उसे तो पता नहीं कितना टाइम चाहिए। उसे समझ में भी आ रहा है कि उसके इस टाइम के चक्कर में उसके 2 भाई बहन और हैं। उनकी जिंदगी का क्या होगा? उनकी शादियां कब होंगी? कम से कम इतना तो सोचना चाहिए उसे। गीत की शादी का क्या? ये कब हाँ करेगी? और कब मैं गीत की बात आगे बढ़ाऊंगी? और पता नहीं हाँ करेगी भी या नहीं। नीरजा इस समय बहुत गुस्से में थी। सब हो जाएगा, क्यों परेशान होती हो? राघवेंद्र ने फिर समझाया। इतना अच्छा रिश्ता मिला है गीत के लिए। इस लड़की के चक्कर में अगर ये रिश्ता हाथ से गया तो मैं इसे जिंदगी भर बात नहीं करूंगी। नीरजा का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और मीत दरवाजे के पास खड़ी ये सब सुन रही थी। अब हम क्या कर सकते हैं? बच्चों की जिंदगी का सवाल है। उन्हें पूरा हक होना चाहिए। राघवेंद्र के शब्द और उनकी भावनाएं आपस में बिल्कुल नहीं मिल रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका भी मन इन सब बातों से बहुत दुखी था। गीत और मीत इन सब बातों को बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी। हक हक जब जिद में बदल जाए तो उसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। मुकुल कब शादी करेगा? वह तो बिल्कुल हाँ नहीं कर रहा है। कह रहा है जब तक दोनों बहनों को नहीं निकाल दूंगा शादी की बात मत करना। मेरा तो सर चकरा जाता है इन सब बातों को सोचकर। नीरजा की आवाज में एक खींच थी। तुम अपना बीपी क्यों बढ़ा रही हो? राघवेंद्र ने नीरजा को शांत करने की कोशिश की। अगर आज शाम तक मीत ने अपना जवाब नहीं दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसे यहाँ करना है तो ठीक है, और ना करना है आज शाम तक जवाब दे, वरना मैं कल से दूसरा लड़का ढूंढने लगूंगी। उनके चक्कर में मैं गीत के लिए आया रिश्ता जाने नहीं दे सकती। नीरजा ने साफ कह दिया। तो गीत ने मीत की ओर देखा, जो मायूसी से खड़ी ये सब सुन रही थी। गीत नीरजा का गुस्सा और मीत की दुविधा दोनों से वाकिफ थी, इसलिए उसने एक फैसला लिया। बुआ जी, मेरे लिए परेशान मत होइए। गीत ने अपने दोनों हाथ नीरजा के कंधे पर रख दिए। क्यों ना हूँ परेशान? तू क्या मेरी बेटी नहीं है? नीरजा रुआंसी थी। आपकी बेटी हूँ तभी कह रही हूँ, परेशान मत होइए। मीत को थोड़ा टाइम चाहिए, उसे लेने दीजिए। गीत ने मीत की ओर देखा। वह टाइम लेती रहे, उसके चक्कर में तेरा टाइम भी निकल जाए। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। नीरजा का स्वर सख्त था। इसकी नौबत नहीं आएगी। अगर आप सब चाहते हैं कि मैं युग के साथ जल्द से जल्द शादी कर लूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी युग में कोई कमी नहीं है। आप सबको वह पसंद है। आज नहीं तो कल शादी तो मुझे करनी है। अगर मीत से पहले हो जाती है तो इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। गीत ने जैसे ही ये फैसला सुनाया तब सब उसकी ओर देखने लगे। क्या कहा तुमने? तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है? नीरजा ने गीत की ओर हैरानी से देखा। शादी आज नहीं तो कल होनी है। अगर युग से ही होनी है तो फिर देर करने का कोई मतलब नहीं। गीत ने जैसे ही यह बात कही, मीत ने उसकी ओर देखा। वह समझ गई कि उसकी वजह से गीत ने यह फैसला किया है, ताकि कोई उस पर शादी का दबाव ना बना सके। गीत का यह फैसला सुन नीरजा ने उसे गले लगा लिया और मीत की आंखें भर आईं। समर्थ को गए 2 दिन बीत चुके थे। अपने एग्जीबिशन की तैयारी में जुट चुका था। काम में वह इतना मस्त हो गया कि फिर उसे युग से या मीत से दोबारा संपर्क करने का मौका ही नहीं मिला। मीत यहाँ परेशान थी। हालांकि उसके घर वालों ने शादी की बात दोबारा नहीं की थी, लेकिन वह सबकी खामोशी और मायूसी को भली प्रकार से पहचानती थी। सबकी बातों में उसके लिए कहीं ना कहीं नाराजगी झलक उठती थी। राघवेंद्र, नीरज और मुकुल तीनों ही युग से मिल चुके थे और सभी को यह रिश्ता बहुत अच्छा लगा। गीत की रजामंदी मिलने के बाद सभी को उस रिश्ते में कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही थी, इसलिए वह लोग इस रिश्ते को जल्द से जल्द आगे बढ़ाना चाहते थे। नीरजा ने पंडित को भी घर पर बुला लिया था, ताकि वह उन सभी की कुंडली बनवा सके। मीत को मन ही मन अपराध बोध हो रहा था कि कहीं उसकी वजह से तो नहीं गीत ने इस शादी के लिए हाँ कर दी। अपने मन में उठ रहे सवालों के लिए उसका समर्थ से बात करना बहुत जरूरी था। वह 2 दिन से लगातार समर्थ का नंबर ट्राई कर रही थी, मगर वह स्विच ऑफ था। कहाँ हो तुम? अब तक तो तुम कोरिया पहुंच गए होगे। कम से कम एक बार फोन ही कर लेते। अगर फोन पॉसिबल नहीं था तो मैसेज कर लेते। व्हाट्सअप भी ऑन नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मेरी वजह से गीत ने भी जल्दीबाजी में हाँ कर दी। मीत बड़बड़ा जा रही थी कि गीत वहां आ गई। इस तरह से बड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा। घर चलो, मम्मी बुला रही हैं। पंडित जी को बुलवाया है। हम सबकी कुंडलियां बनवाएंगे वह। गीत ने अंदर आते ही कहा, तो मीत ने उसे हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया। मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में भी उथल पुथल मच गई। तुमने बिना जाने ही इस लड़के से शादी के लिए हाँ कर दी।
मीत के चेहरे पर एक मायूसी थी। तुम कब तक इस बात का अफसोस मनाती रहोगी? ऐसा कुछ भी नहीं है मीत। मैं तुम्हारी वजह से सिर्फ ये कहा है कि शादी पहले कर दो। मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। यू को हाँ करने की मेरी अपनी वजह है। गीत मीत के मन सुलझाने की कोशिश करती है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। एक तो समर से मेरी बात नहीं हो पा रही है। मीत बेहद परेशान थी। रिलैक्स, ऐसी कोई बात नहीं है। युग से मैं मिल चुकी हूँ। वह बहुत अच्छा इंसान लगा मुझे। बस इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ की। मैंने किसी दबाव में हाँ नहीं की है। गीत ने मीत को समझाया। सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात शेयर करनी थी। मीत ने बेहद धीरे से कहा। हाँ बताओ, क्या बात है? युग सच में बहुत अच्छा लड़का है। तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगी। मीत ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तुम इतनी श्योर कैसे हो उसे लेकर? गीत हंस पड़ी। क्योंकि युग समर्थ का बहुत अच्छा दोस्त है। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। उसी ने मुझे बताया। मीत ने हल्के से कान खुजाया। और ये बात तुम मुझे अब बता रही हो? गीत ने उसे हैरानी से देखा। मैं तुम्हें बताने वाली थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह शादी की बात इतनी जल्दी आगे बढ़ जाएगी। मीत ने अपनी गलती मानी। इसका मतलब तुम्हारी और समर्थ की बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। बातें उससे शेयर हो रही हैं और मुझसे छुपाई जा रही हैं। ये तो बहुत नाइंसाफी हो रही है मेरे साथ। गीत ने मजाकिया अंदाज में कहा। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। मीत अपनी सफाई में कुछ कहती, उससे पहले ही गीत ने उसे रोक दिया। बस बस, आप तो मुझे कोई सफाई मत दो। सबसे पहले घर चलो, मम्मी बुला रही हैं। तुम्हारा और समर्थ का हिसाब तो मैं बाद में करूंगी। और हाँ, अगर तुम दोनों सिर्फ दोस्त हो तो फूफा जी ने मुझे भुवन सर के भतीजे की भी फोटो दी है, तुम्हें दिखाने के लिए। चाहे तो वह देख सकती हो। गीत ने मजाक बनाया। उसकी फोटो तुम अपने पास ही रखो, मुझे नहीं देखनी है। मीत ने बुरा सा मुंह बनाया। अपने समर्थ की फोटो मुझे कब दिखा रही हो? गीत ने शिकायती लहजे में कहा। फोटो नहीं, सीधा तुम्हें उससे मिलवाऊंगी। उसे कोरिया से वापस आने दो। हम तीनों मिलेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या करना है आगे। मीत ने कहा तो गीत भी उसकी बात से सहमत हो गई। उधर पंडित जी भी घर आ चुके थे। वह सभी की कुंडलियों को गौर से देख रहे थे। बताइए पंडित जी, सब ठीक है ना? बच्चों की शादी का बताइए। कब सही रहेगा कोई शुभ कार्य? हम इन बच्चों के लिए कब शुरू कर सकते हैं? नीरजा बहुत ही बेसब्री के साथ बोली। मैंने सभी बच्चों की कुंडलियां देख ली हैं। बाकी सब तो बहुत अच्छा है। रही बात विवाह की, तो गीतिका के लिए शुभ कार्य अगले 3 महीने तक ही है। उसके बाद शनि की महादशा शुरू हो जाएगी और ऐसे में कोई भी अच्छा कार्य करना शुभ नहीं होगा। गीत की कुंडली को देखकर पंडित जी ने कहा। महादशा? ये क्या कह रहे हैं आप? कविता और नीरजा दोनों ही परेशान हो उठी। देखिए, कार्य आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन कौन सा कार्य किस घड़ी में ज्यादा फल देगा, हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। अगर 3 महीने के अंदर इनका कोई भी शुभ कार्य संपन्न होता है तो वह बहुत ही शुभ फलदायक होगा। उसके बाद यदि आप करेंगे तो फल उतना अच्छा नहीं होगा, या हो सकता है नकारात्मक परिणाम भी हो। पंडित जी की बात सुनकर सभी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। कोई उपाय पंडित जी? कविता ने कहा। देखिए, उपाय तो मैं कर दूंगा, लेकिन वह उपाय फल दे रहा है या नहीं दे रहा है, इसके लिए मैं पूर्णतः आपको आश्वस्त नहीं कर सकता। बेहतर यही होगा कि यदि आप बिटिया के लिए कोई वर देख रहे हैं तो 3 महीने के अंदर ही कोशिश कीजिए कि इनका विवाह संपन्न हो जाए, क्योंकि आने वाले 3 महीने बहुत ही शुभ हैं। पंडित जी की बात सुनकर सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। शादी 3 महीने के अंदर करनी पड़ेगी। यह बात सुनकर सभी के भाव मिले जुले थे। गीत को भी बहुत अच्छा नहीं लगा ये सुनकर। और बाकी बच्चों की कुंडली? राघवेंद्र ने सवाल किया। मुकुल जी की कुंडली बहुत अच्छी है और उनके विवाह के लिए वर्ष भर योग है। विवाह करने से पूर्व एक बार आप कन्या की कुंडली और मुकुल की कुंडली को मिलवा लीजिएगा, तो बहुत ही उत्तम रहेगा। पंडित जी की यह बात सुनकर सबकी परेशानी थोड़ी कम हुई। मीतिका की कुंडली? नीरजा ने सवाल किया। जैसे गीतिका की कुंडली में है, वही मितिका की कुंडली में है। बस फर्क इतना है कि आने वाले 6 महीने तक उनके विवाह का कोई भी शुभ समय नहीं है। बेहतर होगा कि आप 6 माह कन्या का विवाह ना करें, क्योंकि कन्या की कुंडली में प्रेरणा का योग नहीं है। मानसिक दृष्टि काफी दिख रहे हैं। हो सकता है यदि आप इनका विवाह करेंगे तो वैवाहिक जीवन उत्तम नहीं रहेगा। पंडित जी की यह बात सुनकर सभी के चेहरे उतर गए और मीत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह खुश थी कि इन 6 महीने में
कोई उसे शादी के लिए दबाव नहीं डालेगा। उसे खुश देखकर धीरे से गीत ने उसके कान में कहा, ज्यादा खुश मत हो, अगले 6 महीने तक तुम्हारी शादी समर्थ के साथ भी नहीं हो सकेगी, यह भी तो सोच। गीत ने जैसे ही ये कहा, मीत का चेहरा उदास हो गया। पंडित जी फिर सभी को उपाय और बाकी सब बातें बताने लगे। थोड़ी देर में पंडित जी वहां से जाने लगे तो मीत उन्हें बाहर तक छोड़ने आई। तो पंडित जी ने उससे सवाल किया, तुम्हारा ही नाम मितिका है? जी हाँ। माता पार्वती की पूजा करना शुरू कर दो बिटिया। कभी कभी सुख पाने के रास्ते में बहुत सारे कष्ट आते हैं, तब हमारा मन विचलित हो जाता है और सुख पाने की इच्छा हम छोड़ देते हैं। इसलिए जीवन में कभी ऐसा क्षण आए तो कोशिश करना मत छोड़ना। स्वयं पर और ईश्वर पर भरोसा रखना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। पंडित जी ने ऐसा कहा और वहां से चले गए। मीत वहीं खड़ी सोचती रह गई कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा। समर से बात ना हो पाने के कारण सभी परेशान थे। इधर मीत परेशान थी, उधर युग परेशान था। अपने जीवन में घट रही घटनाओं का जवाब उसे सिर्फ समर दे सकता था, इसलिए वह उससे बात करना चाहती थी। आज 3 दिन हो चुके थे और समर्थ का कोई अता पता नहीं था। उधर युग भी समर से बात करना चाहता था। उसके घर वाले गीत से मिलने का दबाव उस पर बना रहे थे। अब वह चाहता कि जब वह गीत से मिलने जाए तो समर्थ उसके साथ ही रहे। न तो मीत न ही वो, दोनों में से किसी की भी बात समर्थ से नहीं हो पाई। मीत लगातार समर्थ का नंबर ट्राई कर रही थी, लेकिन वह स्विच ऑफ ही बता रहा था। व्हाट्सएप भी ऑन नहीं था। अब उसे परेशानी होने लगी थी कि कहीं समर्थ किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया। उधर समर्थ एक मॉल पहुंचा। वहां पर लड़कियों के सेक्शन में पहुंचा और उसका हाथ सबसे पहले मेकअप प्रोडक्ट पर पहुंचा। वह इन सबके बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, इसलिए आसपास खड़ी लड़कियों से उसने सजेशन लिया। तो उन्होंने उसे कुछ प्रोडक्ट सजेस्ट किया, तो उसने मीत के लिए कुछ प्रोडक्ट ले लिए। ये रहे उस मोटी के लिए। अगर मैं बिना कुछ लिए पहुंचा तो वह मुझे तालिबान भेज देगी, और मैं जानता हूँ उसे ये सब बहुत पसंद आएगा। अब युग के लिए भी कुछ ले लेता हूँ, वरना वह सौतन की तरह रूठ जाएगा मुझसे। क्या अपनी इस डॉक्टर के लिए ले आया, मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आया। यह सोचते हुए समर्थ वॉइस सेक्शन की ओर जा रहा था कि उसकी निगाह एक झुमके पर गई। वह झुमके बेहद प्यारे थे। पीले रंग के उन झुमकों में छोटे छोटे कुंदन लगे हुए थे। उन झुमकों को देखकर समर्थ को याद आया कि जब गीत से मिला था तब उसने पीले रंग का सूट पहन रखा था। यह तो उस पर बहुत अच्छे लगेंगे। घर पहुंचते ही उसे फिर मिलूंगा, तब मैं उसे ये गिफ्ट दूंगा। ये सोचते हुए समर्थ ने झुमके खरीद लिए। तभी एक सेल्स गर्ल उसके पास आई और उसने समर्थ को सजेशन दिया कि आप कोरिया की कुछ बेहतरीन इयररिंग्स देखिए, इंडियन लड़कियों में उनका बहुत क्रेज है। उसकी बात सुनकर समर्थ उन इयररिंग्स को देखने लगा। वह छोटे छोटे कोरियन इयररिंग्स थे। समर्थ को वह भी बहुत अच्छे लगे। उनमें से भी कुछ उसने ले लिए। ये इस मोटी के बड़े बड़े कानों पर बहुत अच्छे लगेंगे, कहते हुए समर्थ हंसने लगा। उधर अर्चित अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर चुका था और अब अपने रूम में बैठकर आराम कर रहा था। यह शहर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। इस शहर से इसका नाता पुराना था। उसके पापा आर्मी में थे, इसलिए उसने कई शहरों यात्रा की थी। यह शहर भी उनमें से एक था। 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई उसने इसी शहर से की थी। तब तक वह बहुत मोटा लड़का था, जिसे देखकर सब लोग उसका मजाक बनाया करते थे। उसके ज्यादा दोस्त भी नहीं थे, ना ही वह किसी से बात करता था। बच्चे आए दिन उसे तंग किया करते थे। एक दिन जब बच्चे उसे बहुत परेशान कर रहे थे, तब समर्थ ने उसे बचाया था। समर्थ उससे क्लास में सीनियर था। बेचारे छोटे से अर्चित ने प्यार से समर्थ को गले लगा लिया था। समर्थ को उसमें अपना छोटा भाई दिख गया था, इसलिए वह हमेशा से छोटे कह के बुलाता था। समय के साथ साथ दोनों में अच्छी बॉन्डिंग हो गई। पूरे स्कूल में अर्चित का एक ही दोस्त था और वह था उसका समर्थ भैया। युग उसे खास पसंद नहीं करता था, क्योंकि युग को लगता था कि वह समर्थ और उसकी दोस्ती के बीच में आ रहा है। इसलिए 12th के बाद जब उसके पिता का ट्रांसफ़र हुआ तो सबसे ज़्यादा खुश युग था। लेकिन जब उसे पता चला कि समर्थ भी अपने आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई जा रहा है तो उसे उतना ही दुख हुआ। स्कूल से निकलने के बाद युग और समर्थ कांटेक्ट में बने रहे। समर्थ जब भी यहाँ आता, युग से मिलने जाता, या कभी कभार युग जयपुर या मुंबई चला जाता। दोनों की दोस्ती समय के साथ साथ और भी पक्की होती गई।
लेकिन अर्चित से उसका कनेक्शन पूरी तरह से टूट चुका था और इतने सालों में समर्थ उसे भूल भी चुका था। आज बालकनी में खड़ा अर्चित उन सभी पुरानी यादों को ताजा कर रहा था, जिसमें उसके लिए अच्छी यादें तो बहुत कम थी। यादें तो थी लोगों का उसकी बेइज्जती करने की। कोई उसे मोटा कहता तो कोई हाथी कहता, कोई ढोल कहता, लेकिन आज वो जिस रूप में सबके सामने खड़ा था, कोई नहीं कह सकता था ये वही अर्चित है। लुक्स मैटर नहीं करते, झूठ कहते हैं सब, सब कुछ मैटर करता है। पैसा लुक्स तो सबसे ज्यादा। कहाँ लोग पहले मेरे पास नहीं खड़े होते थे, उससे बात नहीं करते थे, आज मेरे साथ खड़े होने के लिए कितने बेचैन दिखते हैं। लड़कियां मेरी तरफ देखा तो पसंद नहीं करती थी, आज वे ये बेचैन रहती हैं कि कब मैं उनकी तरफ एक झलक देख लूं। अर्चित हंसा और तभी उसका ध्यान अपने रुमाल पर गया। उसे याद आया कि उसे जो सिम उसके जूते में मिली थी अभी भी उसके पास होगी। उसने सिम निकाल कर पहले सोचा कि फेंक देता हूँ, फिर सोचा एक बार डालकर देख लेता हूँ, किसकी होगी पता चल जाएगा, उसे दे देगा। यही सोच उसने सिम को अपने फ़ोन में डाला। अभी फ़ोन ऑन ही हुआ था कि बहुत सारे मैसेज का नोटिफिकेशन धड़ाधड़ आने लगा। कुछ मिस्ड कॉल के थे और कुछ टेक्स्ट मैसेज थे। हैरानी की बात यह थी कि वह सब एक ही व्यक्ति के थे और उसे कॉन्टैक्ट पर लिखा था मित्र। मित्र बड़ा ही अजीब नाम है, लगता है किसी लड़की की सिम है। ऐसे उटपटांग नाम तो लड़कियां ही रखती हैं। मैसेज खोल के देखूं, नहीं रहने देता हूँ, पता नहीं किसके मैसेज हो। सिम ही निकाल देता हूँ, पता नहीं किसकी हो। ये सोचते अर्चित सिम निकालने ही वाला था कि फोन बज उठा। स्क्रीन पर नाम फ्लैश हुआ, मित्र। मित्र? कौन इतना बेचैन है, इतने मैसेज, सिम डाली नहीं कि कॉल आ गया। क्या करूं, उठा लूं या नहीं? उठा ही लेता हूँ, बता दूंगा कि मेरे पास है। बेचारा बिना बात के कोई परेशान हो रहा होगा। सोते हुए अर्चित ने फोन उठा लिया। अर्चित हेलो करने ही वाला था कि उधर से आवाज आई, जो कि मीत की थी, जो लगातार समर्थ का फोन ट्राई कर रही थी। और आज सिम डालते ही वहां नोटिफिकेशन पहुंच गया। विदेश जाने से पहले लगता है दिमाग यहाँ इंडिया में रख के गए हो। ऐसा कौन करता है? पिछले 3 दिन से तुम्हारा फोन लगा रही हूँ, बंद है, स्विच ऑफ है, व्हाट्सएप भी ऑन नहीं है। पता है तुम्हें मैंने कितने मैसेज कर दिए, मगर तुम्हारी तो कोई खबर ही नहीं। घूम रहे हो वहाँ विदेशी लड़कियों के बीच। तुम्हें क्या मतलब, यहाँ तुम्हारा कोई मित्र भी है? 24 घंटे में इंसान एक बार तो फोन देखता ही है। अरे फोन नहीं देखा तो कम से कम मेरी याद तो आई होगी। 24 घंटे में एक बार ये दिमाग में नहीं आया कि लाओ एक बार उसे फोन कर लूं कि हाँ फला जगह पहुंच गया। मगर नहीं, तुम क्यों फोन करोगे? तुम तो बहुत बड़े महाराज हो। तुम्हारा शरीर ही नहीं मोटा, तुम्हारी अकल भी मोटी है। मीत लगातार बड़बड़ाए जा रही थी और अर्चित ये सुनकर मुस्कुराने लगा। मीत बिना ये जाने कि फोन की दूसरी तरफ समर्थ नहीं अर्चित है, वह बड़बड़ाए जा रही थी। अब बोलोगे भी कुछ या मुंह में दही जमा रखा है? दूसरी ओर से कोई आवाज न आने पर मीत ने गुस्से में कहा, आप बोलने का मौका देंगी तब तो बोलूंगा कुछ। अर्चित ने मुस्कुराते हुए कहा। मीत को उसकी आवाज कुछ बदली सी लगी। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ मोटू? खाने के दुश्मन, पक्का वहां ठूस ठूस कर खाया होगा। देखो तो कैसी लड़कियों जैसी आवाज आ रही है तुम्हारी। मीत ने मजाक बनाते हुए कहा। क्या कहा? लड़कियों जैसी आवाज? एक्सक्यूज मी, मेरी आवाज बहुत अच्छी है, मर्दों वाली आवाज है, और मैं वह नहीं जो आप समझ रही हैं। अर्चित ने थोड़ा सा सख्त होते हुए कहा। क्या मतलब वो नहीं? मीत को थोड़ा अंदेशा हुआ। मतलब आप जिसे फोन लगा रही हैं वह मैं नहीं हूँ। अर्चित आगे कुछ कह पाता, मीत ने उसे फिर से टोक दिया। वह नहीं हो तो कौन हो? फोन तुम्हारे पास कैसे आया? चोरी की है तुमने? मीत उस पर बरस पड़ी। थोड़ा धैर्य रखिए मोहतरमा, मेरी बात सुन लीजिए पहले पूरी। अर्चित ने फिर कहना चाहा, मगर मीत फिर बोल पड़ी। अरे क्यों सुनूं, ये मेरे दोस्त का फोन है, तुम्हारे पास क्या कर रहा है और कैसे आया? अगर अब आपने एक भी शब्द बोला तो मैं फोन काट दूंगा, फिर आपको कभी पता नहीं लग पाएगा कि फोन मेरे पास कैसे आया। इसलिए जो मैं कह रहा हूँ चुपचाप सुनिए। अर्चित थोड़ा अकड़ कर बोला। बोलिए, मीत ने चिढ़कर कहा। मुझे नहीं पता ये किसकी सिम है, गलती से मेरे जूते में चिपक कर आ गई, अब मेरे पास रखी हुई है। अगर आप बता दें इसका मालिक कौन है तो मैं यह उन तक पहुंचा दूंगा। अर्चित ने साफ साफ कहा। अगर ये किसी और की है तो आपने यूज क्यों की? आपको डालनी नहीं चाहिए थी, और अगर डाली है तो उसे चुपचाप उठाकर रख दीजिए। ये मेरे मित्र समर्थ की सिम है,
वह इस समय कोरिया गए हैं। पता नहीं आपके पास कैसे पहुंच गई। मीत ने उसी तरह चिड़े हुए अंदाज में जवाब दिया। और समर्थ का नाम सुनकर अर्चित को पूरी कहानी समझ में आ गई। वह हंसने लगा। समर्थ भाई की सिम है ये? तभी मैं कहूँ कि किसकी सिम मेरे पास आ गई। अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्या हुआ था। अर्चित ने हंसते हंसते बात कही तो मीत को गुस्सा आ गया। अजीब आदमी हो तुम। इतना बड़ा कांड हो गया, तुम्हें हंसी आ रही है। मुझे तो यह सोचकर चिंता हो रही है, पता नहीं मेरे मित्र कैसे मैनेज कर रहे होंगे। मीत को समर्थ की चिंता सताने लगी। आपके मित्र बिल्कुल ठीक हैं। अर्चित फिर हंसने लगा। कमाल के इंसान हो, हंसे जा रहे हो। और आपको कैसे पता उनके बारे में कि वह कैसे है? मीत ने फिर पूछा। जी, मैं उनसे एयरपोर्ट पर मिला था। उनका फोन खराब हो गया था और मैंने अपना फोन दिया। और जब उन्होंने सिम बदली तो शायद गलती से मैं वहीं गिर गई। और फिर मैं मेरे जूते में अटक गई और मेरे पास आ गई। और आपके मित्र समर्थ मेरे सीनियर हैं स्कूल टाइम के, इसलिए मैं उन्हें जानता हूँ। अर्चित ने जब पूरी बात बताई तो मीत की जान में जान आई। अच्छा, आप उनकी मदद की, बहुत अच्छा किया। लेकिन ऐसे चोरी चोरी किसी किसी में यूज नहीं करते हैं। इसको ऐसे ही उठाकर रख दीजिए। मीत ने शिकायती लहजे में कहा। मुझे कोई शौक नहीं है किसी के नंबर को चलाने का। वह तो मुझे पता नहीं था कि ये किसकी सिम है। बस यही जानने के लिए। वैसे आप कौन हो? क्या मैं आपके बारे में जान सकता हूँ? अर्चित ने बस यूं ही पूछ लिया। मैं कौन हूँ, कैसी हूँ, क्या हूँ, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और ये सिम दोबारा मत डालिएगा। जब मैं वापस आ जाए तो उनको वापस कर देना। मैं फ़ोन करके चेक करती रहूंगी। फ़ोन मुझे ऑन नहीं मिलना चाहिए। मीत ने हिदायत दी। अर्चित कुछ कह पाता इससे पहले ही मीत ने फोन काट दिया। अजीब लड़की है, बात कम करती है, बरसती ज्यादा है। मगर अच्छा है, अपने दोस्त की केयर करती है। समर्थ सर इज वेरी लकी, कहते हुए मुस्कुराकर अर्चित सिम निकाल कर अलग रख दी। आज युग बहुत नर्वस था। आज वह और उसका परिवार गीत को देखने जा रहे थे। जाने से पहले युग ने एक बार समर्थ को फोन लगाया, मगर उसका फोन बंद था। मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही है। पता नहीं मैं कैसे किसी लड़की के सामने ऐसे बैठ पाऊंगा। वो होता यार तो मुझे थोड़ी हिम्मत मिलती। अब कहाँ अकेले क्या बात करूंगा। ऊपर से उसकी बहन, उससे मेरा पंगा पहले हो रखा है। पता नहीं इस बार खाने में क्या मिला दे। बस देखने में तो गीतिका बिल्कुल अलग लग रही थी, बिल्कुल सीधी सी। लगता नहीं है कि इतनी टेढ़ी मेढ़ी होगी। हे भगवान, सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। बस मेरा बीपी कंट्रोल में रखना। युग बड़बड़ाए जा रहा था। युग, उसके माता पिता वेद कनिका ऐसे भी गीत के घर जाने के लिए घर से निकल पड़े थे। और इधर मीत घर के काम में लगी हुई थी। माँ उससे अभी भी नाराज थी, सही से बात नहीं कर रही थी। मीत उनका गुस्सा समझ रही थी, लेकिन फिर भी इन सब बातों को नजरअंदाज करके वह सारी तैयारी में लगी हुई थी। 10 बज चुके थे। उन लोगों के आने का समय 11 बजे का था। तैयारी की हड़बड़ाहट में मीत अपने हॉस्पिटल फोन करना ही भूल गई कि आज वह नहीं आ सकती है। नंदिता अभी से बार बार फोन कर रही थी कि वह अभी तक क्यों नहीं आई है, मगर फोन कमरे में रखा होने के कारण मीत जान ही नहीं पाई। नंदिता उसे बार बार फोन लगा रही थी। पता नहीं है मैडम फोन क्यों नहीं उठा रही हैं। कल कह तो रही थी कि आना मुश्किल है। बोल तो रही थी कि फोन करके बता दूंगी कि आऊंगी या नहीं, मगर उसने तो कोई खबर ही नहीं दी। और फोन लगा रही हूँ तो फोन भी नहीं उठा रही है। कल भी छुट्टी पर थी और आज बिना इन्फॉर्म किए छुट्टी पर है। आज इंचार्ज की मीटिंग भी है। अगर आज मैं बिना छुट्टी के लापता रही तो वह हम सबकी बैंड बजा के रख देंगे। नंदिता ये सोच ही रही थी कि प्यून ने आकर खबर दी। मीटिंग हॉल में सबको बुलाया गया है, जल्दी चलिए। मितिका मैडम कहाँ है? उनको भी साथ लेकर आइए। समय से आ जाइएगा, सर बहुत सख्त है। प्यून भी बहुत हड़बड़ी में दिखा। नंदिता को सोच नहीं पा रही थी। इतनी देर में उसने मीटिंग हॉल के गेट की तरफ जाते हुए नए इंचार्ज को देखा। सुडौल कदकाठी का वह युवक देख नंदिता भी उसे देखती रह गई और उसके मुंह से निकला, इतना हैंडसम। और यह हैंडसम कोई और नहीं बल्कि अर्चित वाजपेयी था। युग का परिवार गीत के घर आ चुका था। सभी उनकी आवभगत में जुट गए। युग ने जैसे ही मीत को देखा वह असहज हो गया। मीत उसके पास आई और कहा, वेलकम युग जी। थैंक्स, युग ने मुस्कुराकर जवाब दिया। दोनों ने एक दूसरे से संवाद इसी मुस्कुराहट में कर लिया कि पिछला सब भूलकर नई शुरुआत की जाए। दोनों परिवार आपस में एक दूसरे से मिले। बातों बातों में एक दूसरे के बारे में कई बातें होती रही। कभी बिजनेस की बात, कभी पढ़ाई की।
युग तो मुकुल के साथ बहुत ही सहज था, मानो उसका ही दोस्त हो। और अब वह मीत से भी धीरे धीरे बात करने लगा था। मीत, जाओ गीत को ले आओ। कविता ने जैसे ही ये कहा, युग की धड़कनें तेज हो गईं। जी मामी। मीत के वहां से जाते युग की निगाह बार बार उस ओर जाती जिस ओर मीत गई। ये मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो रही है? मैं कोई पहली बार उससे नहीं मिल रहा हूँ। एक बार और मिल चुका हूँ, तब तो इतना नर्वस नहीं था। तो अब मुझे क्या हो रहा है? समर्थ का भी कुछ अता पता नहीं। वो साथ आता तो मैं इतना नर्वस नहीं होता। युग ने मन में सोचा। वह अपनी उधेड़ बुन में था कि उसे सामने से आती हुई मीत और गीत दिखाई दी। लंबे बाल, काली आंखें, कानों में छोटे छोटे झुमके, हल्की गुलाबी लिपस्टिक और लेवेंडर रंग का सूट। हल्के श्रृंगार में गीत की सादगी और निखर कर आ रही थी। युग के लिए उस समय बाकी सब कुछ एकदम बिलर हो गया। उसे ना तो मीत दिखाई दे रही थी और ना उसका परिवार। उसे तो बस सामने आती हुई मध्यम कदमों से चूड़ियां छनकाती गीत दिखाई दे रही थी। किसी को देखकर मन में गिटार बजने लगे, ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता था। लेकिन आज उसे यह सब अपने साथ होता हुआ महसूस हो रहा था। गीत का उसकी ओर आना किसी फिल्म सीन से कम नहीं लग रहा था। गीत ने मिठाई की प्लेट पकड़ी थी। वह एक एक करके सबको मिठाई देती और बारी बारी से सबसे नमस्ते करती। उसकी हल्की सी आवाज उसे बहुत प्यारी लग रही थी। वह मनी मन मुस्कुरा रहा था कि गीत उसके सामने आई। मिठाई ले लीजिए। मीत ने उसको इशारा किया, जो गीत की ओर देख रहा था। जी। मीत को मुस्कुराता देख थोड़ा असहज हो गया। उसने मिठाई का एक टुकड़ा उठाया और अपने घर वालों की तरफ देखने लगा। वह सब भी मुस्कुरा रहे थे। ये मेरी बेटी गीतिका है। प्यार से इसे गीत बुलाते हैं। कविता ने बातों की शुरुआत की। युग भैया, अच्छे से देख लो, ऐसे शर्माओ मत। कनिका ने युग को छेड़ा तो युग और शर्मा गया। बेटा, इतना शर्माओ नहीं, आराम से सहज होकर बात करो, युग की माँ ने कहा। धीरे धीरे सब एक दूसरे से बात करने लगे। कभी युग के घर वाले गीत से कोई सवाल पूछते तो कभी गीत के घर वाले युग से कुछ पूछते। इस बातचीत में युग और गीत एक दूसरे को कनखियों से देखते। हम सबका आपस में परिचय तो हो गया, अब जरूरी है बच्चे भी एक दूसरे को अच्छे से जान लें, युग की माँ ने कहा। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। जिंदगी इन दोनों को साथ बितानी है। कविता ने भी हामी भरी और मीत को इशारा किया। आइए, आप दोनों मेरे साथ आइए। मीत ने युग और गीत को इशारा किया। जाओ बेटा, कविता ने युग से कहा। थोड़ा झिझकते हुए युग उठा और मीत के साथ जाने लगा। मीत दोनों को साथ वाले एक कमरे में ले आई। कमरे में दो कुर्सी और टेबल पड़ी थी। सामने बालकनी थी, जिसका पर्दा खुला था और बाहर से ठंडी ठंडी हवा अंदर की ओर आ रही थी। आप दोनों बात कीजिए, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। मीत ने युग और गीत को बिठाया तो गीत ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम भी रुको ना, गीत ने धीरे से कहा। डरो नहीं, वह इंसान ही है, खा नहीं जाएगा तुम्हें। और तुम दोनों कौन सा पहली बार मिल रहे हो जो इतना फॉर्मल हो रहे हो? नौटंकी घर वालों के सामने करना, मेरे सामने नहीं, मीत ने हंसते हुए कहा। हाँ तो आप भी रुक जाएं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, युग ने थोड़ा सहज होते हुए कहा। मगर मुझे दिक्कत है, मुझे कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं है। बाहर बेद जीजा जी और कनिका बैठी हैं, मुझे उन दोनों से थोड़ी बातें करनी है। तब तक आप लोग बातें कीजिए, कहते हुए मीत वहां से चली गई। मीत के वहां से जाते ही एक सन्नाटा सा छा गया। युग और गीत दोनों ही एक दूसरे से बात करने में सकचा रहे थे। कुछ देर की खामोशी के बाद युग ने चुप्पी तोड़ी। आपको मैं कैसा लगा? युग ने पहला सवाल यही किया तो गीत चुप रह गई। कुछ पूछना है आपको? युग ने फिर कहा तो गीत चुप रह गई। आप ऐसे चुप रहेंगी तो मुझे बहुत अजीब लगेगा, युग हिचकते हुए बोला। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूं। मैं लोगों से जल्दी घुल मिल नहीं पाती हूँ, गीत ने धीरे से कहा। मुझसे मिलने का फैसला आपका अपना था या घर वालों ने दबाव बनाया? युग ने एकदम से सवाल किया। नहीं, किसी ने दबाव नहीं बनाया। कनिका ने आपकी बहुत तारीफ की थी। भैया आपसे मिले तो उन्हें भी अच्छा लगा, और मैं आपसे मिल चुकी थी इसलिए मैंने सोचा, गीत ने कहते हुए चाय का कप युग की ओर बढ़ा दिया। मुझे भी कनिका भाभी से ही आपके बारे में पता चला और उस दिन आपसे मिला ही था तो सोचा, कहते हुए युग मुस्कुरा उठा। आपको देखकर लग नहीं रहा कि आप इस तरह अरेंज मैरिज, मतलब मुझे लगा। गीत थोड़ा हिचक रही थी। आई नो, छोटी सी मुलाकातों में जिंदगी भर के फैसले नहीं लिए जाते हैं। मैं भी इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता था। मुझे हमेशा से लगता था कि लोग अरेंज मैरिज कैसे कर लेते हैं,
एक दो मुलाकातों में कैसे पता कर लेते हैं कि एक इंसान कैसा होगा। लेकिन आपसे मिलने के बाद मुझे लगा कि कुछ लोगों को जानने के लिए लंबी मुलाकात करने की जरूरत नहीं पड़ती है। युग ने गीत की ओर देखते हुए कहा। तो गीत की निगाह युग से जाकर टकरा गई। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।